दोस्तों हमारा 4 मार्च को अच्छा 12वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक सब्जेक्ट का बोर्ड परीक्षा का पेपर है, एमपी बोर्ड एग्जाम है। लगातार तैयारी कराते जा रहा हूँ। ओके, तो क्रम से आपको 2 नंबर वाली, फिर 3 नंबर, 4 नंबर, इस प्रकार से मैं क्या क्रम से आपकी तैयारी करा दूंगा। ओके, तो इस वीडियो में दोस्तों हम क्या 2 अंकी वाले महत्व प्रश्न देखने वाले हैं। ये आपका पार्ट 3 रहने वाला है। पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले जो सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए हैं 2 नंबर वाले, उनको आपको पढ़ लेना है। साथ ही वस्तु भी साथ साथ बताते जा रहा हूँ। तो प्ले लिस्ट पर जाकर क्लास 12th आपका इकोनॉमिक्स टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्ले लिस्ट है। प्ले लिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप क्या तैयारी करते जाइएगा। तो परीक्षा में सफलता उस विद्यार्थी को मिलती है जो मेहनत के पेड़ को ध्यान से पानी देता है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, मूल्यह्रास किसे कहते हैं? मूल्यह्रास क्या है? सामान्य टूट फूट व प्रत्याशित अपचलन के कारण अचल परिसंपत्तियों के मूल्य में गिरावट को क्या कहते हैं? मूल्यह्रास या अचल पूंजी का उपभोग कहते हैं। मूल्यह्रास क्या है? मूल्य में कमी आना। क्यों आती है कि जो सामान टूट फूट हो जाती है, टूट फूट हो जाए या अप्रत्याशित अपचलन के कारण क्या हो जाती है, वो उसमें जो भी उसमें हानि हो रही है वो आपका मूल्यह्रास कहलाएगा। ओके, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये आपका ऑब्जेक्टिव जिससे क्वेश्चन बन सकता है। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका उपयोग कई वर्षों तक किया जा सकता है। ओके, बहुत सारे टीवी है, तो टीवी आपने देखा हो सके आपके घर में जो टीवी हो वो 10-15 साल पुरानी हो गए। फ्रिज भी होता है, बहुत सारे लोगों के 20-10 साल 20 साल पुराना होता है। ओके, तो ये ऐसी जो वस्तुएं हैं, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, कूलर हो गया। तो ओके, कूलर है जो 20 साल तक पुराना है, मेरे पास खुद। ओके, तो यहाँ से जो आपकी ये वस्तुएं होती है टिकाऊ वस्तुएं कहलाती हैं। ओके, तो जो आपकी क्या है लंबे समय तक जो आपकी चले, कई वर्षों तक चले, वो आपकी टिकाऊ वस्तु सिंपल है बहुत ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट है, और इनका मूल्य क्या होता है? भी सापेक्षता अधिक होता है। नेक्स्ट है, यानी ये सबसे महंगी चीज़ें, आप कोई कंप्यूटर लें, चाहे फ्रिज लें, टीवी लें, ओके, तो इतना ये सस्ती नहीं है, नॉर्मल आपकी क्या है महंगी चीज़ें होती हैं। ओके, सीधी 40 हज़ार तक की आपकी होती है। ओके, जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? उदाहरण से लिखिए, बिल्कुल सिंपल है। ओके, इंपॉर्टेंट है, तो यह करके रखिएगा। वह प्रणाली जिसमें वस्तु का लेन देन, मतलब वस्तु का लेन देन वस्तु से किया जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी वस्तु में किसी वस्तु से कोई वस्तु लेनी है तो उसका उससे बदले में क्या कुछ ना कुछ वस्तु दूसरी देनी पड़ेगी। एक वस्तु लेने के लिए हमें क्या अपनी जो हमारे पास उपलब्ध वस्तु है वो दूसरे को दे रहे हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली होते हैं। ओके, उदाहरण के लिए यदि किसी गांव में बढ़ई या लोहार की सेवाओं के बदले उसे आप 1 क्विंटल गेहूं दिया जाता तो आपका क्या है? वस्तु विनिमय। ओके, बढ़ई ही मान लीजिए उसमें से उसे पलंग बनवाया। ओके, पलंग मैंने उससे बड़ी से बनवाया लकड़ी का। ओके, या सोफा बनवाया। अब मैं उसे क्या है, पैसे तो उस समय चलते नहीं है, तो उसके बदले में क्या उसे 1 क्विंटल गेहूं दे दिया। ओके, 1 क्विंटल गेहूं दे दिया, तो ये क्या है? वस्तु विनिमय कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है, नगद कोष अनुपात यानी CRR का अर्थ बताइए। तो प्रत्येक वाणिज्य बैंक को अपने पास जमा राशियों का एक न्यूनतम अनुपात वैधानिक रूप से केंद्रीय बैंक पर पास जमा करना होता है, जिसे नगद कोष अनुपात कहते हैं। ये आपका दिया, तैयार करके रखना है। और भोग प्रवृत्ति क्या होती है? ओके, तो भोग प्रवृत्ति हम देख लेते हैं। उपभोग प्रवृत्ति उपभोग मांग एक देश की कुल आय एवं उसका वह भाग है जो उपभोग वस्तुओं का व्यय किया जाता है पर निर्भर होता है। अर्थात समाज की कुल उपभोग मांग उसकी उपभोग प्रवृत्ति या उपभोग फलन पर निर्भर करता है। और ये आपका पूरा इस बार तैयार करना है, ये आपको पूरा संबंध भी तैयार करके रखना है। और जैसे सी आपका कुल उपभोग है, वाई आपका क्या है? आय, और आपको फलात्मक जो संबंध है उसको दर्शा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तरलता जाल क्या होता है? तरलता जाल क्या है? तरलता जाल एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग अपने पास नकदी रखना शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति तब बनती है जब युद्ध की स्थिति या मुद्रा स्फीति हो। यानी तरलता जाल का सीधा मतलब है कि लोग क्या करते हैं? बैंक पर विश्वास नहीं करते। बैंक में रखने से अच्छा वो क्या है? अपने पास पैसा रखना विश्वास करते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए आपके 10,000 है। ओके, 10,000 रुपए हैं, 2,000 आपके पास होंगे, बाकी 8,000 मान लीजिए आपके बैंक में। ओके, लेकिन अगर आप बैंक से आपको विश्वास हो रहा है, पता चला कि बैंक से पैसे नहीं निकल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? पूरा अपना 10,000 अपने पास रखना प्रयास करेंगे। और ये स्थिति कब होती है? युद्ध की स्थिति वगैरह हो, पता है सब बंद, बैंक वगैरह बंद हो जाएंगे, तो अपने पास ज़्यादा पैसे रखने चाहिए। तो ये इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण रोजगार संतुलन और अपूर्ण रोजगार संतुलन में आपको अंतर बताना है। तो पूर्ण रोजगार संतुलन के अंतर्गत क्या समस्त व्यक्तियों की उनकी पारिश्रमिक दर को क्या रोजगार प्राप्त होता है। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर पहले बता भी दिया था। ओके, केवल पूर्ण रोजगार संतुलन पूछा जाए तो बस आपको केवल इतना लिखना है, अपूर्ण रोजगार संतुलन, कि इसमें अपूर्ण रोजगार संतुलन के अंतर्गत समस्त व्यक्तियों को उनकी पारिश्रमिक दर के क्या रोजगार प्राप्त नहीं होता है। पूर्ण रोजगार की संतुलन की स्थिति में पारिश्रमिक दर प्राप्त होता है, व्यक्तियों को उनकी जो पारिश्रमिक दर है उसमें रोजगार मिलता है। जबकि अपूर्ण रोजगार संतुलन में जो व्यक्ति है उनकी जो पारिश्रमिक दर है उसका रोजगार प्राप्त नहीं होता है। दूसरा है, इसमें मांग व पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है, इसलिए कम रोजगार या बेरोजगार होता है। अपूर्ण रोजगार के संतुलन में मांग व पूर्ति एक दूसरे पर निर्भर होती है। मांग में परिवर्तन होने से क्या पूर्ति भी परिवर्तित हो जाती है, इसलिए रोजगार ये क्या है? रोजगार होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बचत प्रवृत्ति क्या है? इंपॉर्टेंट है, उसके आपके क्या 2 प्रकार लिख रहे हैं। बचत प्रवृत्ति पूछा जा रहा क्या है? उसके 2 प्रकार लिखिए। तो बचत प्रवृत्ति वह अनुसूची है जो आय के विभिन्न स्तरों पर आय तथा बचत के संबंध बताती है। बचत सदैव आय की सापेक्ष होता है, यानी इस प्रकार की सूची है जो आपके क्या है? आय और बचत के संबंध को बताए, आपकी बचत प्रवृत्ति कहलाती है।
अब ये दो प्रकार की होती है, बचत प्रवृत्ति के दो प्रकार हैं, एक आपका औसत बचत प्रवृत्ति, दूसरा आपका सीमांत बचत प्रवृत्ति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, न्यून मांग किसे कहते हैं? न्यून मांग से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। तो न्यून मांग या इसे अप्रभावी मांग भी कहते हैं। जब पूर्ण रोजगार स्तर पर कुल मांग कुल पूर्ति से कम होती है, अर्थात जब पूर्ण रोजगार स्तर बनाए रखने के लिए जितना व्यय आवश्यक होता है उतना नहीं होता है, तो उसे हम कहें न्यून या अप्रभावी मांग की स्थिति कहते हैं। न्यून मांग को ठीक करने के दो उपाय। ओके, इससे पहले वाले जो मैं क्वेश्चन में आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि न्यून मांग के कारण बताए थे। तो न्यून मांग किसे कहते हैं, न्यून मांग को ठीक करने के उपाय, न्यून मांग के कारण, ये मतलब क्वेश्चन आपको तैयार करना है। न्यून मांग से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो न्यून मांग को ठीक करने के उपाय कौन से? पहला है अधिक मुद्रा का निगमन तथा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जाए। दूसरा है बैंक दर में कमी, उपभोक्ता साख का प्रोत्साहित और सीमांत कटौती में दर में क्या कमी हो जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र से क्या आशय होगी? आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र, लेकिन इसमें होता क्या है, इससे क्या मतलब होता है? तो अर्थशास्त्र उत्पादन इकाइयों का समूह होती है जो कि निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र पर स्थिर है। ओके, जैसे श्रम की मांग एवं वस्तुओं की मांग किससे के द्वारा की जाती है? श्रम की मांग फर्मों द्वारा और वस्तुओं की मांग परिवहन क्षेत्र के द्वारा की जाती है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या, कैसे, किसके लिए उत्पादन किया जाए से संबंधित निर्णय सरकार द्वारा नियुक्त किसी केंद्रीय अधिकारी द्वारा ली जाते हैं। यानी केंद्रीकृत योजनाबद्ध, योजना तो बनानी है, प्लानिंग बनानी है, लेकिन सरकार केंद्रीकृत यानी केंद्र यानी सरकार के द्वारा जो अर्थव्यवस्था की योजना बने वो केंद्रीकृत आपका योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। ओके, यानी इसमें क्या अर्थव्यवस्था में क्या होता है, क्या, कैसे और किसके द्वारा उत्पादन किया जाए, ये जो निर्णय लेते हैं केंद्रीकृत यानी सरकार द्वारा जो नियुक्त अधिकारी होता है उसके द्वारा लिए जाते हैं। कुल उत्पाद किसे कहते हैं? तो एक फर्म द्वारा एक निश्चित समय में उत्पादित की गई वस्तुओं तथा सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पाद कहते हैं। कुल उत्पाद को नीचे इस समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लागत का अर्थ बताइए। लागत का हमने सुना होगा कि यार ये मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ये धंधा स्टार्ट किया, इसमें इतनी लागत लग गई। लागत है क्या? लागत उस व्यय को कहते हैं जो उत्पादन का द्वारा कारक तो जैसे भूमि, श्रम एवं पूंजी तथा गैर कारकों जैसे कच्चा माल, ईंधन के खरीदने के लिए किया जाता है। कोई बिजनेस स्टार्ट होगा तो उसे जैसे मान लीजिए किसी दुकान खोली, होटल खोलता है मान लीजिए, तो उसे एक बहुत पहले दुकान चाहिए पड़ेगा, तो क्या दुकान के किराए से वगैरह लेता है, फिर उसे लोग भी चाहिए पड़ेंगे तो फिर लोगों को लेता है, साथ ही क्या है उसे पूंजी की आवश्यकता पड़ने वाली है, उसके लिए उसे कच्चा माल चाहिए पड़ेगा। ओके, मान लीजिए समोसा बेचता है तो मैदा, तेल जो वगैरह, आलू वगैरह, तो इस प्रकार से उसमें आपके कारक जो कारक है वो गैर कारक है। ओके, तो उन दोनों का आपका क्या हो जाए, जो लागत होती है वही आपकी क्या है, जो आपकी व्यय होता है, मतलब उसको आपका लागत क्या कहलाएगी। बाजार मूल्य किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तो बाजार मूल्य वह मूल्य है जिस पर अति अल्पकाल में मांग और पूर्ति का संतुलन हो जाता है। परिभाषा भी दी है प्रोफेसर मालसा के अनुसार कि बाजार मूल्य एक अल्पकालीन मूल्य होता है, याद रखिए, ऑब्जेक्ट पूछा जा सकता है। ओके, जो किसी वस्तु की मांग एवं पूर्ति को निर्धारित होता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कीमत सीमा में अधिक की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? प्रीवियस ईयर में आ चुका, इंपॉर्टेंट आपका। कीमत सीमा बाजार कीमत से कम कीमत पर आवश्यक वस्तुओं की कीमत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, जिससे मांग बहुत बढ़ जाती है और मांग अधिक की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मांग अधिक यानी लोग ज्यादा चीजों को मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि सरकार क्या है, कीमत क्या है, कम कर देती है। जब कीमत कम हो जाएगी तो मांग तो बढ़ी जाएगी। जैसे एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा श्रम बाजार में मजदूरी दर के किस प्रकार निर्धारित होती है? चित्र सहित आपको समझाना है, तो आपका ये दिया हुआ है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा श्रम बाजार में मजदूरी दर को मांग एवं पूर्ति के प्रतिच्छेदन बिंदु द्वारा क्या निर्धारित किया जाता है। देख सकते हैं ये प्रतिच्छेदन आपका बिंदु ये दिखाई जा रहा है। आगे देख लेते हैं। श्रम की मांग को श्रम के सीमांत उत्पाद से निर्धारित किया जाता है। वह दर जिसमें मांग एवं पूर्ति बराबर होती है संतुलन मजदूरी दर कहलाती है, क्योंकि आपका है संतुलन मजदूरी के दर में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वास्तविक जीडीपी का क्या अर्थ है? तो वास्तविक जीडीपी ये से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान एक वर्ष के एक देश के घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य से होता है, जिसका अनुमान आधार वर्ष की कीमत पर लगाया जाता है। जैसे उत्पादन के प्रमुख कारक कौन कौन से? देखिए, उत्पादन के प्रमुख 4 कारक है आपके श्रम, भूमि, आपके पूंजी और आपका उद्यमी। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय एवं राष्ट्रीय पूंजी में अंतर लिखिए। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ के रखना है। राष्ट्रीय आय क्या होती है और राष्ट्रीय पूंजी क्या होती है? तो राष्ट्रीय आय होती है एक समय अवधि, जैसे एक वर्ष में होती है। ओके, अतः एक प्रभाव होती है, इसमें क्या सेवा भी शामिल की जाती है। राष्ट्रीय आय में सेवा को शामिल होता है। राष्ट्रीय पूंजी में क्या होता है? राष्ट्रीय पूंजी किसी समय विशेष पर होती है, अतः यह एक स्टॉक है, इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती है। राष्ट्रीय पूंजी में सेवाएं शामिल नहीं होती है। राष्ट्रीय आय में सेवाओं को शामिल किया जाता है। जो राष्ट्रीय आय होती है इसकी समय अवधि एक वर्ष होगी, एक वर्ष में की जाती है, क्योंकि जो राष्ट्रीय पूंजी होती है वो किसी विशेष समय का लिया जाता है।
फिर इसमें पूंजीगत एवं उपभोग दोनों वस्तुएं शामिल की जाती है, जबकि राष्ट्रीय पूंजी में केवल पूंजीगत वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय में पूंजीगत उपभोग दोनों वस्तुओं को, जबकि राष्ट्रीय पूंजी में केवल पूंजीगत वस्तुओं को। नेक्स्ट, स्टॉक और प्रवाह में अंतर, ये भी आपको पढ़ के रखना है। स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर रहता है, तो ये आपका दिया हुआ है, अच्छे से आपको एक बार पढ़ लेना है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल लैंग्वेज में आपका दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, प्रॉपर आप तैयारी करना चाहते हैं, इकोनॉमिक सब्जेक्ट का पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप मैसेज करके आप ले सकते हैं। ओके, इकोनॉमिक कोर्स में दोस्तों आपका ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा। साथ ही इस प्रकार से मैं आपको बता दूं 2 नंबर वाले, 3 नंबर, 4 नंबर वाले वस्तु निश्चय उसकी अलग से पीडीएफ रहेगी। ओके, मतलब हर प्रकार से आप तैयारी कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा। ओके, तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं दिए व्हाट्सएप मैसेज करके। फीस की बात करें तो 199 रुपये इसकी फीस रहने वाली है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिवर्स रेपो रेट से आप क्या समझते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या है। रिवर्स रेपो रेट आपका ब्याज की वह दर है जिस पर वाणिज्य बैंक अपने अधिक कोषों को केंद्रीय बैंक के पास रख सकते हैं। रिवर्स रेपो रेट द्वारा पूंजी की लागत को क्या घटाया जाता है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SLR क्या है, जिसे क्या कहते हैं, संवैधानिक तरलता अनुपात, किसे कहते हैं, एमपी बोर्ड एग्जाम। ये प्रीवियस ईयर में आपका आ चुका है, एमपी बोर्ड एग्जाम प्रीवियस में, तो इसे भी आपको क्या पढ़ के रखना है। तो आपका दिया है SLR के बारे में, क्या है, तात्पर्य वाणिज्य बैंकों की तरलता परिसंपत्तियों से है जो उन्हें अपनी कुल जमाओं के एक न्यूनतम प्रतिशत के रूप में दैनिक आधार पर अपने पास रखनी होती है, ताकि वे अपने जमाकर्ताओं की नगद मांग को पूरा कर सकें। तो यह क्या रखना है। नेक्स्ट, प्रभावी मांग क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका प्रभावी मांग। तो प्रभावी मांग अर्थव्यवस्था की मांग है, वह स्तर है जो समस्त पूर्ति की पूर्तियां संतुष्ट होती है और इसमें उत्पादक के द्वारा उत्पादन बढ़ाए या घटाने की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। तो यह क्या रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्योंकि शॉर्ट वर्ड्स में से कहा जाए प्रभावी मांग को, तो समग्र मांग का वह स्तर है जो पूर्ण संतुलन उपलब्ध कराता है, आपका प्रभावी मांग कहलाता है। फिर समग्र पूर्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। समग्र पूर्ति से आशय अर्थव्यवस्था में एक निश्चित अवधि से उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं से होता है। इन सभी वस्तुओं और सेवाओं की मौद्रिक मूल्य ही राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। उपभोग तथा आय में क्या संबंध होता है, तो ये उपभोग आय से प्रत्यक्ष रूप से क्या संबंधित है, यानी डायरेक्ट इसमें संबंध होता है। आय में वृद्धि होने से उपभोग में वृद्धि होती है। बिल्कुल सिंपल है। यदि आपके पास ज्यादा पैसे होंगे तो ओके, तो आप ज्यादा क्या अच्छा भोजन कर सकते, ज्यादा चीजों का आप यूज कर सकते हैं। ओके, ज्यादा उपभोग कर पाएंगे। पैसे नहीं रहे तो कम वस्तुओं का उपभोग कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से तो डायरेक्ट इसका संबंध है। आय अगर आपकी वृद्धि हो जाती है, आय बढ़ती है, तो आपका उपभोग की वृद्धि बढ़ेगी, और आय में कमी होगी तो आपके उपभोग में कमी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, औसत बचत प्रवृत्ति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। APS किसे कहते हैं, तो औसत बचत प्रवृत्ति में क्या है, बढ़ी हुई आय का वह भाग है, अर्थात प्रति आय इकाई बचत है। सूत्र के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, याद रखिएगा सूत्र आपका MPS बराबर है डेल एस अपॉन डेल बी। अब डेल ये जो परिवर्तन को दर्शाता है, डेल यहाँ साइन क्या है, परिवर्तन का। ओके, तो यानी डेल एस यानी बचत प्रवृत्ति, यानी सेविंग में परिवर्तन आपका। ओके, सेविंग में वह यानी आय में परिवर्तन आपका। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये आपको एकदम फॉर्मूला टाइप का जरूर याद तक रखिएगा, ऑब्जेक्ट में यहीं से आपके बनते हैं। रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत की 2 विशेषता आपको लिखनी है। पहला कि मांग एवं पूर्ति में स्वतः संतुलित हो जाता है, बाजार में अति उत्पादन की क्या समस्या नहीं रहती है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। समानता अर्थव्यवस्था में क्या बेरोजगारी नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश में क्या अंतर है, तो इसमें भी आपको तैयार कर लेना है। तो ये आपका दिया हुआ प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश से अंतर सिंपल है, एक बार इसे भी आपको पढ़ के रखना है, कम इंपॉर्टेंट नहीं, पढ़ के आपको रखना है। इस प्रकार से मैंने आपको 2 नंबर वाले एकदम सिलेक्टेड आपको तैयार करा दिए। ओके, तो ये जितने क्वेश्चन बताए, साथ ही पार्ट 1 को पार्ट 2 ये भी आपको पढ़ लेना है, और अपने हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लगे उससे भी आपको लगातार पढ़ते रहना है। आगे मैं 3 अंक की 4 अंक वाली भी आपको कवर करा दूंगा, वस्तुनिष्ठ भी आपको साथ लेकर चलते जा रहा हूँ। ओके, तो आपको दोस्तों क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, 12th इकोनॉमिक्स टॉपर सीरीज है, उसमें प्लेलिस्ट पर जाकर आप क्या क्रम से वीडियो देखकर तैयारी कर सकते हैं। तो वैसे दोस्तों आपको वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है दोस्तों कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।